नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए आज शुरू करते हैं हम कक्षा 6 का विज्ञान का अभ्यास वर्कशीट प्रैक्टिस यानी लेसन नंबर 1 से 6 तक के आपके विज्ञान के जो सभी लेसन हैं उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं यानी एमसीक्यू हैं और जो वैकल्पिक यानी बड़े प्रश्न हैं वो सभी हम एक साथ आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है भोजन के विभिन्न घटकों को क्या कहते हैं। तो भोजन के विभिन्न घटकों को पोषक कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से भोजन के घटक चुनिए। तो प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सभी भोजन के घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। उपयुक्त सही सभी। आयोडीन टेस्ट भोजन में उपस्थित किस पोषक तत्व आयोडीन टेस्ट भोजन में उपस्थित किस पोषक तत्व की जांच के लिए किया जाता है। तो आयोडीन हम प्यारे बच्चों आप जानते हैं आयोडीन का टेस्ट है जो वह मंड के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें लिखा हुआ है कागज़ पर तेल के धब्बे खाद्य पदार्थ में डैश की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो यह वसा की उपस्थिति दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है प्रोटीन की उपस्थिति जांचने के लिए आप निम्न में से कौन से विलयन का चुनाव करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये कॉपर सल्फेट विलयन लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है कास्टिक सोडा विलयन, तो हम इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज इसका आंसर ख होगा। तीसरा क्वेश्चन कै और ख दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लिखा है ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों क्या कहलाता है। तो इसे हम संतुलित आहार ऑप्शन नंबर 3 संतुलित आहार कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सा भोज्य पदार्थ हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है। तो यह हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। अगर हम इन ऑप्शन को देखें तो इनमें सबसे पहले लिखा है तो गाय दूध है यहाँ पर, दूसरा घी है, तीसरा नमक है और चौथा नींबू यानी विटामिन सी है। तो इसमें जो सबसे हमारे अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है वो नंबर 1 दूध है। दूध में हमारे दांतों और अस्थियों के लिए भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 रुक्षांश के मुख्य स्रोत। तो रुक्षांश इन सभी पदार्थों जैसे गेहूँ, दूसरा दालें और तीसरा है आलू, तो इन सभी में रुक्षांश पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा चौथा जो 4 नंबर ऑप्शन है हमने इस पर टिक लगा देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा स्कर्वी रोग से बचने के लिए आप अपने आहार में क्या शामिल करेंगे। तो स्कर्वी का मतलब है जो मसूड़ों का रोग होता है उसके लिए हम अपने आहार में कौन सा इनमें से शामिल करेंगे। तो इसके लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है जो नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है जो ऑप्शन ए में हमें दिखाया गया है। तो हम इसके ऑप्शन ए पर टिक लगा देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों इस लेसन के हमारे पास बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं यानी बड़े जो होते हैं बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इसके क्या लक्षण हैं। तो प्रश्न 1 में हमने बताना है बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके कारण इसके लक्षण क्या हैं, दुर्बल पेशियां हो जाती हैं, जो पेशियां हमारी हैं कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने की क्षमता करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है, अगला क्वेश्चन है हमारे भोजन में जल का शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो भोजन जो है जल में भोजन का होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो जल है जो वो भोज्य पदार्थों को अपने में घोल कर शरीर में पाचन में हमारी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है
3 नंबर प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन क्यों कहते हैं? तो क्योंकि जो प्रोटीन युक्त भोजन होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक हैं, इसलिए इन पदार्थों को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अभावजन्य रोग की परिभाषा बताइए। तो अभावजन्य रोग प्यारे बच्चों वे रोग होते हैं जो हमारे शरीर में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे कौन से पोषक तत्व जो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं उदाहरण सहित बताइए। तो पोषक तत्वों में जो विटामिन हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो जैसे एक आपको उदाहरण दें हम यहाँ पर, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई के, ये सभी हमें बीमारियों से बचाते हैं। यदि हम विटामिन ए की बात करें तो यह हमें रतौंधी रोग से बचाता है, ये हम इसमें लिख सकते हैं। और विटामिन सी हमें स्कर्वी रोग से बचाता है। तो इस तरह आपने अलग अलग विटामिन के उदाहरण देकर इसको बताना है। तो इसके बाद हमारा लेसन नंबर 2 है वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसमें सबसे पहले हम इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सामग्री को समूह में छांटने का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा लिखा हुआ है हमारा वो है जिसमें हमने लिखना है यहाँ पर, सामग्री को वस्तुओं के समूह के आधार पर आधार क्या है, छांटने का आधार क्या है? तो गुणों में समानता, गुणों में अंतर, कै और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा ऑप्शन 2 है ये सही है, कै और ख। कुछ वस्तुओं को हम उनमें समानता के आधार पर छांटते हैं और कुछ में अंतर के आधार पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु की चमक दिखाई देगी? तो किस धातु की चमक हमें दिखाई देगी? तो जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, इसमें लिखा हुआ है एल्युमिनियम पेंसिल नंबर 1 पर, नंबर 2 पर लकड़ी की मेज, नंबर 3 पर एल्युमिनियम की पत्ती और नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा 3 है एल्युमिनियम की पत्ती, ये हमारा सही ऑप्शन है। इसमें पत्ती में हमें चमक दिखाई देगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से हम खरोंच उन पदार्थों को हम कठोर नंबर 1 पर लिखा है, नंबर 2 कोमल, नंबर 3 चमक विहीन, नंबर 4 दिखावटी। तो उनको हम कोमल पदार्थ कहते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछा गया है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, संपीड़ित किया जा सके या खरोंचा जा सके। तो इनको हम, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 3 का 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला है, लकड़ी डैश होती है। तो लकड़ी प्यारे बच्चों क्या होती है? कठोर होती है। इसका ऑप्शन 3 हमारा उत्तर होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है, चाक पाउडर जल में। तो चाक पाउडर जल में क्या है? विलय हो जाता है यानी घुल जाता है, अविलय है या पारदर्शी है या उपयुक्त सभी है। तो आपने भी चॉक पाउडर डालकर देखा होगा जल में, तो यह अविलय है। ऑप्शन 2 हमारा उत्तर होगा। कौन सी समूह जल में तैरता रहता है? कंकड़ और कील, कंकड़ और रेत, लठ और पानी की भरी बोतल, सूखी पत्ती और तेल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 है जो सूखी पत्ती और तेल, यह पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस में अपारदर्शी वस्तु चुनिए जिसके आर पार नहीं देख सकते? कांच में देख सकते हैं, जल में देख सकते हैं, तेल या कागज में धुंधला दिखाई देता है, पर गत्ते के डिब्बे में नहीं देख सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वस्तुओं का समूहन क्यों आवश्यक है? तो अलग अलग वस्तुओं को हम क्यों करते हैं, क्यों उनका समूह बनाते हैं? तो सुविधा हेतु, गुणों के अध्ययन हेतु। तो ये ए और बी
इसके दोनों ऑप्शन 3 नंबर है जो वो सही है, इनमें से कोई नहीं ये गलत है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सरसों का तेल जल में डैश होता है, घुलनशील, अघुलनशील, अपारदर्शी, उपयुक्त, सभी। तो जो सरसों का तेल होता है वो जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता, ऑप्शन नंबर 2। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, पारदर्शी वस्तुओं का एक समूह जिनमें से हम आर पार देख सकते हैं। तो कांच और हवा में से भी देख सकते हैं, पानी और हवा में से भी, पानी और कांच में से भी। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी जो हमारा ऑप्शन नंबर 10 का उत्तर होगा, 4 नंबर ऑप्शन। तो इसके बाद आगे हम इस लेसन के बाद जो है हमारे इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हैं, बड़े क्वेश्चन 3 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, अपारदर्शी वस्तुओं की पहचान क्या होती है। तो अपारदर्शी वस्तुओं की क्या पहचान होती है, इनके हम आर पार नहीं देख सकते। दूसरा क्या होता है, इनके हम आर पार नहीं देख सकते। और दूसरा क्या होता है, इनकी छाया बनती है। तो ये अपारदर्शी वस्तुओं की पहचान होती है। दूसरा है वस्तुओं, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता। अगला है वस्तुओं के वे सभी गुण बताइए जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर ही अलग अलग करते हैं। सभी गुण जो उनके, जैसे चीनी है तो उसका जो गुण है मीठा है, तो इसलिए वो उपयोगी है हमारे लिए। नमक है तो वो नमकीन है, इसलिए उपयोगी है। इस तरह अगर हम देखें नींबू का रस है वो खट्टा है, तो वो हमें विटामिन सी देता है, तो इसलिए वो भी उपयोगी है। तो अब अगला क्वेश्चन है, विलय और अविलय में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन। तो विलय पदार्थ क्या होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, और दूसरा जो जल में नहीं घुलते वह अविलय पदार्थ होते हैं। अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं वो उन्हें अविलय पदार्थ कहते हैं। तो घुलन जो जल में घुल जाते हैं, जैसे नमक, चीनी, ये नमक में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। नमक है, चीनी है, तो इन्हें अविलय कहते हैं। जैसे पत्थर है, ये नहीं घुलता, लकड़ी है नहीं घुलती, तो ये हमारे अविलय पदार्थ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कंकड़ और कागज में कौन सी वस्तु जल में डूब सकती है और क्यों। तो कंकड़ और कागज में, कंकड़ जो होता है प्यारे बच्चों वो भारी होता है, इसलिए वह डूब जाता है। तो हम कहेंगे कि कंकड़ का जल में डूब जाता है, और क्योंकि यह भारी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वस्तुओं के समूह आप किस आधार पर बनाओगे, उदाहरण सहित समझाओ। तो उनके गुणों के आधार पर हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं वस्तुओं के गुण, जैसे मान लीजिए जो वस्तुएं जल में घुल जाती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, विलय पदार्थ कहेंगे। तो उनका समूह हम अलग से बनाएंगे। इस तरह जो जल में नहीं घुलती तो उनका हम अलग से समूह बनाएंगे और उन्हें अविलय पदार्थ कहेंगे। इसी तरह अगर हम और बात करें तो जिन वस्तुओं के हम आर पार देख सकते हैं उन वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। तो पारदर्शी वस्तुओं का एक अलग से समूह बनाएंगे। इस तरह अपारदर्शी वस्तुओं का हम जिनमें से नहीं देख सकते उनका अलग से समूह बनाएंगे। तो इस तरह हम वस्तुओं के अलग अलग उनके गुणों के आधार पर समूह बना सकते हैं। तो आइए अब अगला लेसन नंबर 3 है हमारा, पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थों को अलग अलग करना। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें MCQ में दिया हुआ है। पहले हम MCQ क्वेश्चन करते हैं। दिए गए चित्र में किस पृथक्करण विधि का प्रयोग किया गया है। तो इस चित्र में को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमें ये कौन सी विधि दिखाई दे रही है, दूध से मक्खन निकालने की। इस विधि को हम मंथन कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन है जो उत्तर होगा, मंथन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चालन विधि से आप किस मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो चालन विधि से हम कपास के बीजों
कपास के बीजों को, दूध से मक्खन को, आटे से नमक को, चाय से पत्तियों को। तो हम इस विधि में किसको अलग कर सकते हैं? तो चानन नहीं है, ये चालन विधि है, तो इसमें हम छान कर जो है चाय से चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र निष्पावन विधि को दर्शाता है? तो यहाँ पर 1 नंबर पे दिखा ये जो चाय को पुन रहे हैं, छान रहे हैं, ये चालन है। नंबर 2 पे जो हमें दिखाई दे रहा है ये मंथन है। अब नंबर 3 और 4 को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह गेहूं को अलग कर रहे हैं हवा के झोंकों द्वारा, तो इस विधि को हम निष्पावन विधि कहते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, हस्त चयन विधि का उपयोग डैश को पृथक करने में किया जाता है। तो हस्त चयन विधि का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो यहाँ लिखा है कुछ बड़े और मात्रा में कम अशुद्धियों को छानने में, उस बड़े और मात्रा में अधिक अशुद्धियों के लिए, कुछ बारीक और एवं मात्रा में अधिक अशुद्धियों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है जो कुछ बड़े एवं मात्रा में कम अशुद्धियों को पृथक करने के लिए हम हस्त चयन विधि का उपयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दी गई विधि में किन को पृथक किया जा रहा है? तो यहाँ पर ये जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में हम क्या कर रहे हैं, यानी क्या किया जा रहा है? तो इसका जो उत्तर ए है ऑप्शन, वही सही है। सूखी डंडियों से अन्न कणों को अलग किया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, चालन विधि के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो चालन विधि है उसमें नंबर 1 में यहाँ लिखा है, आटे के बड़े कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, छोटी शुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं, आटे के छोटे कण चालनी में आसानी में रह जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 है प्यारे बच्चों, आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों में से निकल जाते हैं, ये हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मिट्टी सहित उड़ेलने को अवसादन कहते हैं, बिना हिलाए मिट्टी उड़ेलने को निस्तारण कहते हैं, हिलाए बिना मिट्टी को उड़ेलने को, मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्यंदन कहते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आंसर जो पॉइंट नंबर 2 है, बिना हिलाए मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला 8 नंबर देखते हैं, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, वाष्पन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ लिखा है, दिए गए चित्र में किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये बताना है, ये जो प्रक्रिया है जहाँ नमक अलग पानी से अलग किया जा रहा है, इसको संघनन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, निस्यंदन या अवसादन। तो इस तरह पानी का वाष्प बनाकर नमक को अलग करने की विधि को इसको वाष्पन विधि कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न विधि का उपयोग, निस्यंदन विधि का उपयोग निम्न में किसे बनाने में किया जाता है? तो दूध से मक्खन, गेहूं से आटा, दूध से पनीर, बर्फ से जल। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन है जो हमारा दूध से पनीर बनाने में निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम अगले जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। पदार्थों का पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्यारे बच्चों, पदार्थों को हम अलग क्यों करते हैं घरों में? हम क्यों आटे को छानते हैं? हम क्यों चाय पत्ती को अलग करते हैं? तो पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? ताकि उसमें जो लाभदायक पदार्थ हैं उनको हम अलग कर सकें, और जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है उनको हम अलग कर सकें। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्या सभी पदार्थों को पृथक करने की विधि एक जैसी होती है? यदि नहीं तो क्यों?
तो प्यारे बच्चों, सभी पदार्थों को आप जानते हैं कि एक जैसी विधि नहीं हो सकती। जैसे हमने चाय में से चाय पत्ती को अलग करना है, तो उसके लिए अलग से विधि है जिसे हम चालन विधि कहते हैं। इस तरह अगर हमने दाल में से बड़े जो कंकर हैं उनको निकालना है, तो उसके लिए हस्त चयन विधि है। इसी तरह अलग अलग पदार्थों को छांटने के लिए अलग अलग विधियां हैं पृथक करने के लिए। तो अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र जल से नमक प्राप्त करने की विधि का संक्षिप्त में वर्णन करो। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी ऊपर चित्र में देखा है वही इसका वर्णन है। तो समुद्र जल में क्या करते हैं, हम समुद्र के नमक को यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े हम खेल बनाकर, बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाकर उसमें पानी को डाल देते हैं। सूर्य की गर्मी से यह पानी वाष्पन होकर ऊपर उड़ जाता है और इसके प्रक्रिया में नमक जो है यहाँ पर शेष इनमें रह जाता है। तो इस क्रिया को हम वाष्पन विधि कहते हैं। तो इस तरह से हम नमक को जो है समुद्र के जल से प्राप्त करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है नमक रेत। 14 नंबर क्वेश्चन है, नमक रेत और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का उपयोग करेंगे, कारण सहित बताओ। तो जो प्यारे बच्चों, नमक रेत और जल है, इस एक बर्तन में अगर घुल गया है तो पहले हम नमक रेत और जल को अच्छी तरह से पानी में घोल लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। तो रेत है जो जल के नीचे, पानी के नीचे बर्तन में बैठ जाएगी। ऊपर जो पानी रह जाएगा उसको हम धीरे धीरे से, जो पानी है उसको दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पानी आ गया है, तो इस बर्तन में हमारे पास रेत रह गई है। तो इस पानी को अगर हम गर्म कर दें तो ये जो पानी है इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं ऊपर एक ठंडी प्लेट लगाकर। अगर इसको नहीं इकट्ठा करना तो यह वाष्पन बनकर उड़ भी जाएगा। तो जो शेष है बर्तन में वो हमारे पास नीचे नमक रह जाएगा। तो इस प्रकार हम इन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, संतृप्त और असंतृप्त विलयन में अंतर स्पष्ट करो। तो संतृप्त विलयन प्यारे बच्चों वह विलयन होता है जिसमें कोई पदार्थ और ना घोला जा सके। जैसे मान लीजिए आप पानी में चीनी को घोल रहे हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी करके पानी में चीनी घोलते जाइए, तो एक टाइम वह आ जाएगा जब इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो इस विधि को हम संतृप्त, तो तब इस घोल को हम संतृप्त घोल कहेंगे, इस विलयन को संतृप्त घोल कहेंगे। और जब तक चीनी घुलती रहेगी तब तक उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। जब घुलना बंद हो जाएगा तो उसको संतृप्त विलयन कहेंगे। तो अब अगला लेसन नंबर 5 है, वो करते हैं हम शरीर में गति। तो यहाँ पर सबसे पहले हम MCQ जो है इसके लेसन के इनको करते हैं। पहला MCQ हुआ, शरीर की रक्षा करने वाली अस्थि कौन सी है। तो इसमें मानव खोपड़ी जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका उत्तर है। तो अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी सहायता से केंचुआ मिट्टी पर मजबूत पकड़ बनाता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम देख लेते हैं, छल्लों की सहायता से, संकुचन की सहायता से, शूक की सहायता से। नंबर 4 छल्लों की सहायता से। तो इसका जो आंसर है नंबर 2 का जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो हम आंसर लिखेंगे शूक की सहायता से इसका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब इसके जो शरीर पर हैं बहुत सारे बाल होते हैं जो इसे मिट्टी में पकड़ बनाकर चलने में सहायता करते हैं। मिट्टी को पर पकड़ इसकी मजबूत बनाते हैं। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, गोगे का पैर किस से बना होता है। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर का दृढ़ पेशियों से। इसका 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका उत्तर है। अगला है, पक्षी की कौन सी अस्थियां पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। तो पक्षी की जो वक्ष की पेशियां हैं वो अस्थि पंखों को ऊपर नीचे करने में इसको सहायता करती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हिज संधि शरीर के किस अंग में पाई जाती है। तो हिज संधि जो है शरीर के
किस अंग में पाई जाती है? नंबर 1 जबड़ा, नंबर 2 कंधे में, नंबर 3 गर्दन में, नंबर 4 कूहनी व घुटने में। तो कंधे में हमारे हिज संधि पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है पाँचवें का ये कंधा नहीं, कोहनी और घुटने में पाई जाती है। तो हम 2 नंबर की बजाय 4 नंबर पर टिक लगाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। सर्प के शरीर की कौन सी विशेषताएं उसे तेज गति में आगे बढ़ने में सहायता करती हैं? तो सर्प को कौन सी जो विशेषताएं हैं उसको आगे बढ़ने में जो तेज गति में सहायता करती हैं? तो यह उसके शरीर में जो वल्य होते हैं उनकी सहायता से आगे बढ़ता है। 4 नंबर ऑप्शन है। अब 7 नंबर क्वेश्चन। एक अस्थि को गति देने के लिए कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, जो 2 पेशियां इसका उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां शरीर के 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों क्या कहलाता है? तो शरीर के जो 2 हिस्से हमारे एक स्थान पर जुड़े होते हैं इसको हम संधि कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन पे टिक लगाना है आपने। अब अगला क्वेश्चन है, अस्थियों में चोट लगने से हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमारा एक्सरे करते हैं। एक्सरे द्वारा जो चोट है उसका हमें पता लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मछली के पंख तैरते समय उसकी कैसे सहायता करते हैं? तो मछली के जो पंख हैं उसकी तैरते समय उसका संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है इसका सही उत्तर है। अब जो बड़े क्वेश्चन हैं इसमें पहला है, केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्यारे बच्चों केंचुए खेत में मिट्टी को पोला करते हैं, पोला करने में सहायता करते हैं जिससे फसलें अच्छी होती हैं, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, अस्थि को गति करवाने के लिए पेशियां कैसे सहायक होती हैं? तो प्यारे बच्चों जो अस्थि को गति करवाने में पेशियां बहुत सहायक होती हैं। तो इसमें हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, पेशियों के जो जोड़े होते हैं वो एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियों को गति करने में सहायता करते हैं। तो पेशियां इस तरह जो है अस्थियों को गति करने में सहायक हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति और गति की दिशा पर निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन है, मछली के शरीर की धारा रेखियाँ होती है। मछली का पानी में चित्र आपने खुद बनाना है। हिज संधि का चित्र बनाना है, आपकी किताब में है। नाव की आकृति बनाते हुए नाव का चित्र बनाते हुए बताएं कि नाव आकृति किससे प्रेरित होती है? तो जो नाव है हमारी, नाव की जो आकृति है वो मछलियों के शरीर को देखकर उनके से प्रेरित होकर बनाई गई है। अब लेसन नंबर 6 है, इसमें सब संजीव वस्तुएं एवं आवास। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी संजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? तो उसको हम आवास कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु हैं उसके डैश हैं। तो जीवित वस्तुएं होती हैं जो वो उस आवास के जैव घटक होते हैं। तो आपने ऑप्शन नंबर 1 पर टिक लगाना है, जैव घटक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र किस आवास के उदाहरण हैं? तो जो ये सभी आवास हैं ये स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। 2 नंबर पर आपने टिक लगा देना है। इसके बाद है, वायु तथा और जल किसी आवास के कौन से घटक हैं? तो वायु और जल हैं जो ऑप्शन नंबर 2 है जो अजैव घटक, इसका आंसर है अजैव घटक हैं जी। क्लोम किस जीव के श्वसन अंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्लोम जो है वो आप सभी जानते हैं मछली के श्वसन अंग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समुद्री जंतुओं का शरीर डैश
होता है। तो समुद्री जंतुओं का जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है, जैसे मछली का। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हिरण के लंबे कान अनुकूलन में कैसे सहायता करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, शिकारी की उपस्थिति की जानकारी में सहायक। तो ये शिकारी का इनको पता लग जाता है, आवाज़ सुन जाती है। तो अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंढक की कौन सी विशेषता उसे जल में तैरने में सहायक है? तो मेंढक का जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में, पार्श्व पाद में जाल युक्त पाद उंगलियां, ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला है 9वां क्वेश्चन, पत्तियां डैश द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। तो पत्तियों में क्या होता है, बारीक बारीक सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिनके द्वारा वो हवा को अंदर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, संजीवों द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो होगा प्रजनन कहलाता है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुकूलन क्या है, यह क्यों आवश्यक है? तो इस प्रश्न में पूछा गया है अनुकूलन क्या है? तो प्यारे बच्चों, अनुकूलन का अर्थ होता है किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की वह परिस्थितियाँ, वह संरचनाएं जो उसे किसी जगह, किसी भी जीव या पौधे को वहाँ पर रहने के, उस प्रवेश में रहने के योग्य बनाती हैं। तो हम लिख सकते हैं, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके प्रवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। यह क्यों आवश्यक है? तो सभी जीवों को अनुकूलन करना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें उस आवास में जिंदा रहना है तो उसके अनुसार उन्हें अपने आप को ढालना पड़ता है, यानी अनुकूल होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो नहीं, सभी सजीव गति नहीं करते हैं। जैसे पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, परंतु मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, अन्य सभी जानवर जो हैं, जीव जंतु हैं, वो गति करते हैं, परंतु पेड़ पौधे गति नहीं करते, क्योंकि इन्होंने भोजन के लिए मिट्टी पर, ज़मीन पर निर्भर हैं, तो ज़मीन के साथ इनकी जड़ें बंधी हुई होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे दर्शाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं उद्दीपन का अर्थ होता है कोई बाहरी, जो हमारे जैसे शरीर पर मान लीजिए कोई बाहरी हमला या किसी तरह का, जैसे ज़्यादा प्रकाश आ जाए तो हमारी आंखें क्या हैं, बंद हो जाती हैं। तो इस तरह जो पेड़ पौधे हैं वो भी उद्दीपन के प्रति क्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम धूप में से छाया में पौधा ले जाकर रख दें, तो वह जो है उसी पौधे को हम अंधेरे में, जो कमरे में छाया धूप आ रही है, खिड़की के पास ले जाकर रख दें, तो पौधे की पत्तियां उस धूप की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इस तरह पौधे भी जो हैं सूर्य के प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधे और जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया अपने शब्दों में व्यक्त करो। तो पौधे और जंतु जो हैं दोनों ही श्वसन क्रिया करते हैं। पौधे जो हैं श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं हवा में, और जो जीव जंतु हैं ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस तरह यह चक्कर है जो पौधे और जंतुओं का चलता रहता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जीव जो हैं पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और जीव इसके उल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कौन से लक्षण देखकर आप कहेंगे कि पौधे भी वृद्धि करते हैं? तो जैसे प्यारे बच्चों, जब हम बीज डालते हैं तो पौधा मिट्टी में से धीरे धीरे निकलना बाहर आता है बीज में से, फिर वह थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है,
उस पर पत्तियां लगने लगती हैं। फिर उस पत्तियों के बाद उस पर जो हैं पत्तियों के बाद धीरे धीरे पौधे पर फूल लगने लगते हैं। फूलों से फिर उनमें फल बनने लगते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पौधा भी धीरे धीरे वृद्धि करता है। इन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पौधे भी वृद्धि करते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो में हो सकता है लेसन नंबर 4 ना मिला हो, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि लेसन नंबर 4 है उसका भी मुझे वर्कशीट मिल जाए कहीं से, तो वह नहीं मिल पाई। तो अगली बार अगले नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे लेसन नंबर 4 की अलग से वीडियो बनाने की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है आपने और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करना है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।